हेलो एवरीवन। बेटा अपन लोग 3 रिस्क पढ़ चुके हैं, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क और डिडक्शन रिस्क। इनहेरेंट इंटू कंट्रोल इंटू डिडक्शन इज इक्वल टू ऑडिट रिस्क, AR। ठीक है, इनहेरेंट इंटू कंट्रोल इज इक्वल टू रोम, इनहेरेंट इंटू कंट्रोल इज इक्वल टू रोम। ठीक है, ऑडिट रिस्क में क्या नहीं आता, देख लिया, बिजनेस रिस्क नहीं आता, ये पहले बता चुका हूँ स्टार्टिंग की क्लास में, और ये भी अपन पढ़ चुके हैं कि इस चीज़ का रिस्क, इस चीज़ की पॉसिबिलिटी, डेट पॉसिबिलिटी ऑफ इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट मटेरियली मिसस्टेटेड, नॉट मटेरियली मिसस्टेटेड, वो रिस्क नहीं आता क्योंकि ऑर्डिनरीली इनसिग्निफिकेंट होता है। ठीक है, अब ये पढ़ते हैं असेसमेंट ऑफ रिस्क, अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। रिस्क को असेस करेंगे, असेसमेंट ऑफ रिस्क, रिस्क असेसमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो रिस्क को अपन आइडेंटिफाई भी करते हैं और असेस भी करते हैं। असेस करते हैं कि कम है या ज़्यादा है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इस पे ICAI वालों ने कई क्वेश्चन बनाए, RTP MTP में कई बार आया, शायद ये तुम्हारे एग्जाम में भी आया, शायद एक बार देख के बताऊंगा तुम्हें। रिस्क असेसमेंट किस चीज़ पे बेस्ड होता है ये बता रहा है। तो पहले समझो टॉपिक है क्या। टॉपिक है रिस्क को असेस करना। अपन ने रिस्क आइडेंटिफाई किया कि भाई यह रिस्क हो सकता है। ठीक है, फिर अपन असेस करेंगे कितना रिस्क है यहाँ पर, मतलब मिस स्टेटमेंट होने के कितने चांस हैं, ज़्यादा है या कम है। समझ रहे हो, मिस स्टेटमेंट अपन ने, सॉरी रिस्क अपन ने आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई करके असेस करते हैं कि रिस्क ज़्यादा है या कम है। तो ये रिस्क का जो असेसमेंट होता है, असेसमेंट ये 2 चीज़ पे बेस होता है। किस पे बेस होता है? 2 चीज़, एक ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब इंफॉर्मेशन पे, सब्जेक्टिव मतलब तुम्हारे जजमेंट में। समझ गए? वहाँ पढ़े थे चैप्टर नंबर 1 में, पहले सुन लो, बाद में कर लो टाइम पास। चैप्टर नंबर 1 में पढ़े थे ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग, सब्जेक्टिव अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव प्रॉपर समरी ऑफ ट्रांसैक्शन इवेंट, और सब्जेक्टिव जजमेंट है ना, बाय मैनेजमेंट। यहाँ पर भी सेम वही है। 2 चीज़ के हिसाब से ऑर्डर अपने रिस्क को असेस करता है, दोनों साथ में। अब ये क्या, ये लोग टॉपिक जो लिखते हैं ना उसको थोड़ा सही तरीके से लिखते हैं। ये लिखते हैं कि भाई जो रिस्क है ना वो मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट, इसी वजह से बोलते हैं रिस्क का असेसमेंट पूरा प्रोफेशनल जजमेंट पे डिपेंड करता है। नहीं, पूरा प्रोफेशनल जजमेंट पे डिपेंड नहीं करता। ये लोग लिखते तो है दोनों लाइन, मगर ये लोग ज़्यादा भाव किसको देते हैं? ये सेकंड वाले को ज़्यादा भाव देते हैं। ठीक है, लिखते दोनों लाइन है, ये ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव वाला, ये सब्जेक्टिव वाला। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, ये 1, ये 2। देखो असेसमेंट ऑफ रिस्क किस पे बेस्ड होता है? ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करके जो तुमने इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करी ना उस पे बेस्ड होता है, एविडेंस पे बेस्ड होता है। ठीक है, किस पे बेस्ड होता है? ऑन ऑडिट प्रोसेस टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन एंड एविडेंस ऑब्टेन थ्रू आउट द ऑडिट। इसके ऊपर होता है रिस्क असेसमेंट बेस्ड, ये 2 चीज पे। पहला ऑडिट प्रोसेस टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, जो तुमने इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर रहे हो तुम लोग ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करके, नेसेसरी फॉर दैट पर्पस, इस पर्पस के लिए नेसेसरी है जो। ठीक है, तुम लोग प्रोसेस परफॉर्म करके जो इंफॉर्मेशन ले रहे हो, इंफॉर्मेशन प्लस पूरे ऑडिट के अंदर जो तुम्हें एविडेंस मिल रहे हैं, ये दोनों के ऊपर बेस होता है क्या? रिस्क का असेसमेंट, कि रिस्क ज़्यादा है या कम है। ये रिस्क ज़्यादा है या कम है, ये तुम्हारे इंफॉर्मेशन वगैरह पे बेस्ड होता है। साथ में सेकंड पॉइंट वही लाइन लिख रहा है वापस, असेसमेंट ऑफ रिस्क ये क्या है? इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल रेदर देन अ मैटर कैपेबल ऑफ प्रिसाइज मेजरमेंट। मतलब ये कहना ऐसा चाह रहा है कि तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन है, एविडेंस है, उसके हिसाब से तुम रिस्क असेस करोगे, लेकिन अल्टीमेटली पूरा खेल किसका होगा? इंफॉर्मेशन तो यूज करोगे तुम लोग, लेकिन फिर भी जजमेंट तो रहेगा ना तुम्हारा। ठीक है,
तो एक तरीके से अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में बोलूँ तो 2 चीज़ को अपन कंसिडर करें। कौन कौन सी 2 चीज़? एक तो एविडेंस इन्फॉर्मेशन प्लस एक तुम्हारा प्रोफेशन है। तुम उसको भी कंसिडर करते हो, एविडेंस और इन्फॉर्मेशन को कंसिडर करते हो, ठीक है, और साथ में प्रोफेशनल जजमेंट को भी, ठीक है, प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से असेस करते हो रिस्क। तो जब भी रिस्क असेस करना है तो एविडेंस और इन्फॉर्मेशन भी लेते हैं और साथ में प्रोफेशनल जजमेंट भी लेते हैं। इन्फॉर्मेशन, एविडेंस और प्रोफेशनल जजमेंट, ठीक है, 2 चीज़। तो असेसमेंट ऑफ रिस्क इज बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन, सॉरी ऑडिट प्रोसेस टू बेस्ड ऑन ऑडिट प्रोसेस टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन नेसेसरी फॉर दैट पर्पस एंड एविडेंस ऑब्टेन थ्रू आउट द ऑडिट। आप इससे लिख दिया है बट थ्रू आउट द ऑडिट, समझो बात को। ऑडिट कर रहे हैं ना हम लोग, हमने रिस्क असेस कर लिया, अब हम ऑडिट कर रहे हैं, अब रिस्क असेस नहीं होगा क्या? अभी भी होगा, कर तो लिया मैंने, फिर होगा। हाँ, तुम ऑडिट कर रहे हो, तुम्हारे हाथ में कोई एक एविडेंस आ गया, तो हो सकता है तुम्हें वो एविडेंस पहले तुमने जो एविडेंस मिला था उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर जाए। कॉन्ट्राडिक्ट प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म में पढ़े थे तुम लोग, ठीक है? तो बेटा हो सकता है रिस्क दोबारा असेस करना पड़ जाए तुम्हें, ठीक है, क्योंकि कोई एविडेंस पुराने पहले मिलने वाले एविडेंस जिसके हिसाब से तुमने कोई कंक्लूजन लिया था, पहले एक एविडेंस मिला था जिसके हिसाब से तुमने कोई कंक्लूजन लिया था, कंक्लूजन पे आए थे तुम, उस एविडेंस को आगे मिलने वाला एविडेंस कॉन्ट्राडिक्ट कर जाए, तो बोला अरे बाप रे ये तो ये, ठीक है, ये हमने क्या समझा क्या निकला? हमने श्रद्धा कपूर को स्त्री समझा था पार्ट 1 में, स्त्री तो कोई दूसरी निकली, ठीक है बेटा, पार्ट 1 कह रहा हूँ, 2 नहीं कह रहा, ठीक है, पढ़ लो, यहाँ से पढ़ लो, फोकट का स्पॉइलर मत करो यहाँ पर, मैं क्या दे रहा हूँ, पार्ट 1 कह रहा हूँ मैं तो। पार्ट 1 में होती है ना श्रद्धा को, अपन को स्त्री समझ में आता है। कैसी बात कर रही है? पार्ट 1 में अपन श्रद्धा को समझते हैं स्त्री, पार्ट 1 में पता पड़ जाता है दूसरी होती है। अरे वो लड़की आती है ना उड़ती हुई ऐसे हवा में, तो वो होती है ना रियल स्त्री। तो पार्ट 1 कह रहा हूं मैं बेटा, मैं 1 कह रहा हूं, मैं कंट्रोल को कंसीडर नहीं कर रहा, स्त्री 2 को कंसीडर नहीं करा। बिफोर कंसीडरिंग स्त्री 2, स्त्री 1 जो होता है उसमें श्रद्धा कपूर शुरू में ऐसा दिखती है कि वो स्त्री है, बाद में जब वो राजकुमार राव, यही नाम है ना, उसको बचाती है ऐसे चाकू मार के, तो पता पड़ता है स्त्री तो दूसरी है, वो नहीं है। ऐसे कह रहा हूं, बिफोर कंसीडरिंग स्त्री 2, देखो 2 पता नहीं है उसमें क्या है, ठीक है, 1 ही देख के बता रहा हूं, मैंने 2 नहीं देखी अभी तक। आओ पढ़ लो तुम लोग, फोगड़ी बातें मत करो यहाँ पर। तो समझो बात, समझो तुम लोग। मैं ये कहना चाह रहा हूं तुम्हें कि अभी तक क्या, ये मैं मूवी को इसलिए बीच में ला रहा हूँ कि मूवी में क्या होता है, ये सस्पेंस मूवी होती है, सस्पेंस, उसमें किसी एक पे शक डाल दिया जाता है ऐसा, ठीक है। वो स्त्री 1 के अंदर क्या हुआ था, श्रद्धा कपूर को खराब बताया जा रहा था, वो उससे चिपकली की पूंछ वगैरह मंगवा रही थी, ठीक है, पहले पार्ट में, वो कल ही देखा ना, इससे याद है, ताज़ा ताज़ा याद है मेरे को, ठीक है, बिल्ली के बाल ऐसे मंगवा रही थी उससे, तो अपन को लगा बेटा यही है, कुछ यही गड़बड़ है, यही सब कर रही है काम। तो क्या होता है, एविडेंस तो किसके खिलाफ मिल रहा था, श्रद्धा कपूर के, बाद में पता पड़ता है स्त्री कोई और है। 1 की बात कर रहा हूँ, वापस कह रहा हूँ मैंने 2 नहीं देखी अभी तक, वो अब देखने जाऊंगा मैं, बहुत अच्छी बता रहे हैं उसको, तुम लोग मत देखने जाओ, तुम्हारे पेपर में स्त्री आ जाएगी बेटा, स्त्री मुंजिया भेड़िया सब आ जाएगा वहां पर, आ जाओ आ जाओ, तुम तो पढ़ाई लिखाई कर लो, बाद में स्त्री पुरुष सब देखेंगे मत। अरे यार चलो वापस आओ, यहाँ पर आओ। अब क्या करते हैं ये लोग सस्पेंस मूवी के अंदर, अपन को एविडेंस ऐसे दिखाते हैं कि भाई ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है, बाद में पता पड़ता है इसने सारी खराब बातें इस काम के लिए करी थी। ऐसे वो शानदार मूवी आई थी विक्रम, विक्रम उसकी मूवी है, ये क्या नाम है, कमल हसन की, बहुत शानदार मूवी, 1 नंबर। तुम्हारा एग्जाम हो जाए उसके बाद देखना विक्रम, ठीक है। विक्रम में क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर खराब बताते हैं, उसको खराब 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 खराब, फिर बाद में बताते हैं उसने हर खराब काम क्यों किया, ठीक है, कुछ अच्छे काम के लिए किया उसने हर खराब काम, तब पता पड़ता है तो बहुत अच्छा आदमी था यार जिसको खराब बता रहे थे, बहुत देवता समान आदमी हो तो, ठीक है, और देश बचाने के लिए निकला है बंदा। तो ऐसे बताते हैं। ऐसा क्या होता है, एविडेंस तो ऐसे मिल रहे कि सामने वाला खराब पता लग रहा है कि ये तो खराब होगा, एविडेंस ऐसे मिल रहे, लेकिन उसके बाद एक एविडेंस ऐसा हाथ में आ जाता है, अपन को पता पड़ता है अरे यार ये
ये पूरा खेल ही बदल गया, क्या समझ रहे थे हो, क्या निकला? ऐसा हो सकता है ना? क्या रिस्क असेसमेंट शुरू में हो गया खत्म बस? नहीं ना। अब पूरा ऑडिट समझाया तो कैसे होता है। जब ऑडिट का अपन को ऑफर आएगा, प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी करेंगे, उसके बाद अपन प्लानिंग करेंगे, अपन अंडरस्टैंडिंग लेंगे एंटिटी की, ठीक है। उसके बाद अपन वो रिस्क असेसमेंट परफॉर्म करेंगे, उसके आउटकम के हिसाब से फर्दर ऑडिट की प्लानिंग होती है, फिर फर्दर ऑडिट परफॉर्म होता है, फिर थोड़ी प्लानिंग होती है, थोड़ा परफॉर्म होता है, फिर थोड़ी प्लानिंग होती है, थोड़ा परफॉर्म होता है, फिर ऐसे करते करते अगर अब ये तो सीक्वेंस बताया तुम्हें, प्लानिंग होती है, फिर परफॉर्म होता है, फिर लास्ट में रिपोर्ट बनती है, एग्जीक्यूशन स्टेज, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और रिपोर्टिंग स्टेज, ये सीक्वेंस बताया। अब ये सीक्वेंशियल नहीं होता, सीक्वेंस तो यही रहेगा मगर ये सीक्वेंशियल नहीं होता। तुम लोग फर्दर ऑडिट परफॉर्म कर रहे हो, रिस्क असेसमेंट कर लिया, अब उसमें तुम्हें ऐसा कोई एविडेंस मिल जाए जिसकी वजह से तुम्हें रिस्क को दोबारा असेस करना पड़ जाए, फिर दोबारा उसकी प्लानिंग करना पड़ जाए फेब की, फिर दोबारा फेब परफॉर्म करना पड़ जाए, ऐसा चलता रहता है। इवन रिपोर्टिंग स्टेज में भी चलता है। रिपोर्ट बनाने के टाइम पे कुछ पता पड़ गया, दोबारा जाओ, प्लानिंग करो, रेप परफॉर्म करो, फिर प्लानिंग करो, फेब परफॉर्म करो, फिर वापस पहुंचो रिपोर्टिंग में, समझे? तो ये है तो सीक्वेंशियल, मतलब सीक्वेंस में बता रखा है तुम्हें, मगर ये ऐसे चलता रहता है, एक के बाद एक कुछ भी आ जाएगा बीच में। फेब परफॉर्म कर रहे हो, एविडेंस मिल गया, अब वापस कहाँ पर पहुंच गए? प्लानिंग पे, रिस्क असेसमेंट की, फिर रिस्क असेस कर रहे हो, समझे बात? चलो अब दोबारा समझना और सुनना। तो रिस्क असेसमेंट जो होता है वो किस पे बेस्ड होता है? एक तो इन्फॉर्मेशन जो तुमने ऑब्टेन करी है ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करके, ठीक है, बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन बाय परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर, या बेस्ड ऑन द ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन, कैसे भी लिख दो। तो बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन बाय परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर, ठीक है, नेसेसरी फॉर दैट पर्पस, ये जोड़ देना। एंड एविडेंस जो तुम्हें मिले थ्रू आउट द ऑडिट। देखो ना बेटा, इस लाइन का मतलब ये, बेटा ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, थ्रू आउट द ऑडिट। इससे तुम्हें बताना चाह रहा है वो कि थ्रू आउट द ऑडिट कभी भी मिल जाए तुम्हें एविडेंस, तुम्हें क्या करना पड़ता है? रिस्क का असेसमेंट करना पड़ता है, समझ रहे हो? अब ऐसे हल्के में ले लेते इसको, हाँ थ्रू आउट द ऑडिट लिखा है तो लिखा है ना, अपन क्या करें, समझ गए बात? तो पहले पॉइंट में था इन्फॉर्मेशन और एविडेंस। इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन बाय परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर नेसेसरी फॉर दैट पर्पस, एंड एविडेंस ऑब्टेन। तो पहले पॉइंट में था इन्फॉर्मेशन और एविडेंस। दूसरे पॉइंट में था इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट, असेसमेंट इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट रेदर देन मैटर केपेबल टू ऑफ प्रेसाइज मेजरमेंट। ये लाइन याद रखनी है, मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट है, ना कि मैटर कैपेबल ऑफ प्रिसाइज मेजरमेंट। मतलब तुम लोगों ने अगर ये कहा कि भाई यहां पर रिस्क जो है वो 40 है, तो 40 ही होगा क्या? एग्जैक्ट नहीं ना, हम लोग प्रिसाइजली थोड़ी मेजर कर सकते हैं, हम तो एक अंदाजा बता सकते हैं। इसीलिए कह रहा है रिस्क असेसमेंट पूरे अंदाजे का खेल है। अगर एक ऑडिटर कहीं पे 40% बता रहा है, हो सकता है उसको हटाकर अगर दूसरा लेकर आए तो वो कोई दूसरा बताए, ठीक है। तो ऑडिटर टू ऑडिटर डिफरेंट रहेगा, क्योंकि प्रोफेशनल जजमेंट है ना, सब्जेक्टिव मैटर है, जजमेंट सब्जेक्टिव मैटर होता है, समझ गए बात? तो रिस्क असेसमेंट क्या है? दो चीज, पहला पॉइंट इंफॉर्मेशन एविडेंस और दूसरा पॉइंट जजमेंट। ये अपने कीवर्ड है दो पॉइंट के, इंफॉर्मेशन एविडेंस और दूसरा मैटर ऑफ जजमेंट, प्रोफेशनल जजमेंट, ठीक है। इसमें अपन लिखते हैं बट रेदर मैटर केपेबल ऑफ प्रिसाइज मेजरमेंट, ठीक है, प्रिसाइज मेजरमेंट वाला नहीं। हाँ बेटा बोलो। अच्छा, एक बात याद रखना, पूरे ऑडिट के अंदर ये लड़का ऐसे कह रहा है कि ये ऑडिट प्रोसेस जो अपन लगाते हैं ये भी तो प्रोफेशनल जजमेंट होता है। पूरे ऑडिट के अंदर दो चीज़ याद रखनी होती है, दो चीज़ काम आती है, एक प्रोफेशनल जजमेंट को एक्सरसाइज करना और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को मेंटेन रखना। ये दो चीज़ पूरे ऑडिट में होती है, ठीक है। अब एक बात तुम ये समझो, आईसीआई तुम्हें कुछ पढ़ाता है ना, तो हर चीज़ पढ़ाने के बाद तो याद है तुम्हें क्या बोलेगा? मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। मतलब वो ये कह रहा है कि हम तो तुझे पढ़ा रहे हैं, मगर सिचुएशन के हिसाब से तुझे और कुछ सही लगे तो तू वो भी यूज़ कर सकता है, ठीक है। क्योंकि ऑडिट क्या कौन सा अप्रोच यूज़ करता है? प्रिंसिपल बेस्ड या रूल बेस्ड? प्रिंसिपल बेस्ड। अगर वो रूल बेस्ड करता
इनकम टैक्स कौन सा करता है, प्रिंसिपल बेस है रूल बेस, इनकम टैक्स नहीं बोलेगा। फिर तुम्हारे हिसाब से देख लो तुम्हें कौन से खर्चे दिखाने हैं कौन से नहीं दिखाने, तुम देख लो थोड़ा बहुत डेफिनेशन तुम्हारे हिसाब से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। हमने तो ब्लॉक का बना के बता दिया तुम्हें, ये परसेंटेज, तुम्हें कुछ और सही लगे तो तुम तो वो यूज़ कर लेना। परसेंटेज होती है ना वो प्लांट एंड मशीनरी की इतनी, फर्नीचर की इतनी, ऐसा अलग अलग परसेंटेज है ना डेप्रिसिएशन के अंदर। सेक्शन 35 है क्या है, 32 है सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन का, ठीक है। तो उसके अंदर वो तुम्हें जो बता रखा है वो रूल बेस्ड है, उसमें कोई प्रोफेशनल जजमेंट वाली बात आएगी ही नहीं दूर दूर तक, जैसा बताया वैसे ही काम करना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो ये प्रोफेशनल जजमेंट तो हर जगह लगेगा बेटा, ठीक। लेकिन चक्कर क्या है, इसको मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट क्यों बोला है, क्योंकि इसमें मेजर पोर्शन किसके बोल, मतलब एक बात समझ लो, प्रोफेशनल जजमेंट का मैटर इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर टू ऑर्डर बात रिफर करेगी, और सबसे बड़ा खेल यहाँ पर प्रोफेशनल जजमेंट का होता है। इन्फॉर्मेशन तो अपना काम करती है, उसके बाद ऑर्डर को जजमेंट के हिसाब से डिसाइड करना पड़ता है, समझ गया। इन्फॉर्मेशन अपना काम करेगी, मगर एक क्या लगेगा उसमें, प्रोफेशनल जजमेंट, ठीक है। उसका एक्सपीरियंस, उसकी नॉलेज वो भी काम आएगी, ठीक है। चलो अब ये बात हो गई। फिर बोलता है यहाँ पर प्रोफेशनल जजमेंट के बारे में कि हुज ट्रेनिंग नॉलेज एक्सपीरियंस है असिस्टेड इन डेवलपिंग, बकवास पहले ही पढ़ चुके हैं। प्रोफेशनल जजमेंट क्या होता है ये अपन लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 11 के अंदर, उसमें बताता है प्रोफेशनल जजमेंट क्या होता है। और वो अपन पढ़े थे किसके अंदर पढ़े थे, 11 में, उसमें पढ़े थे ये प्रोफेशनल प्रिंसिपल बेस और रूल बेस अप्रोच में पढ़े थे कि प्रिंसिपल बेस के अंदर जजमेंट का यूज करते हैं, और फिर जजमेंट का मतलब बताया था हर सिचुएशन को इवेल्युएट करना, ठीक है। उसमें था ना प्रोफेशनल जजमेंट को यूज करना सिचुएशन के हिसाब से। प्रोफेशनल नॉलेज, ये था उसके अंदर, प्रोफेशनल नॉलेज स्किल और एक्सपर्टीज के ऊपर बेस होता है ना, जजमेंट नहीं था उसमें, हाँ इसके बेस होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें प्रोफेशनल जजमेंट जो होता है जजमेंट, वो इस पे बेस होता है, अपने ट्रेनिंग नॉलेज एक्सपीरियंस पे बेस होता है, ठीक है। अभी तुम लोगों ने क्या पढ़ा कि असेसमेंट जो होता है वो होता है मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। रिस्क असेसमेंट इज अ मैटर ऑफ, अब यह कंबाइंड असेसमेंट की बात करेंगे। कंबाइंड असेसमेंट होता है रोम, मतलब क्या, मतलब सुनना ध्यान से, ऑडिट ने हमें, ऑडिट के कोई भी ऐसे, जितने भी ऐसे तुम पढ़ोगे भी ऑडिट के अंदर, कभी भी ऐसे तुम्हें इन दोनों के अलग अलग असेसमेंट की बात नहीं करें, इसको सेपरेट ऑडिट, कभी भी ऑडिट के जितने भी ऐसे बनाए ना स्टैंडर्ड ऑडिटिंग, कभी भी सेपरेट असेसमेंट की बात नहीं करते। हाँ लेकिन ऑडिटर चाहे तो सेपरेट भी कर सकता है, कंबाइंड भी कर सकता है। इनहेरेंट और कंट्रोल रिस्क का जो असेसमेंट है, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क को सेपरेट भी कर सकता है कि भाई इनहेरेंट रिस्क इतना परसेंट, कंट्रोल रिस्क इतना परसेंट। अब तुम समझो बात, जैसे मान लो इनहेरेंट रिस्क है 70%, कंट्रोल रिस्क है 20%, तो रोम हो गया 70 इंटू 20, 90 मत करना भगवान के लिए। अगर ये 40 हो जाएगा तो क्या 110% रिस्क बोलोगे? ये इंटू क्यों सिखाया है फिर तुम्हें ये नहीं सिखाया? अरे ये क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है? चलो ये भी देखो ना फिर, ये देखो ये क्या लिखा है, इंटू है ना, ये दोनों मिलकर रोम बनते हैं। हाँ 70% और 20% कितना हुआ? हाँ 14% हुआ। 70 प्लस 20 90% प्लस मत कर देना, चक्कर बढ़ जाएगा। आ जाओ दोबारा आते हैं। तो जब भी तुम लोग ऐसे पढ़ोगे ना, ऐसे स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग, तो स्टैंडर्ड कभी भी स्टैंडर्ड कंबाइंड असेसमेंट की बात नहीं करेंगे। सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ, सेपरेट असेसमेंट की बात, इंडिविजुअल मत यूज करना, सेपरेट बोल रहे हैं। ऐसे कभी भी सेपरेट असेसमेंट की बात नहीं करता हूँ, कंबाइंड की बात करना। हाँ लेकिन तुम चाहो तो तुम्हें मना भी नहीं करता हो, वैसे नहीं हो, बात नहीं करता तो मना कर रहा है यार, इसकी बात नहीं कर रहा ना सेपरेट की, सॉरी कंबाइंड की, सॉरी सेपरेट की बात नहीं कर रहा ना,
तो मतलब सेपरेट करना भी नहीं, ऐसा नहीं है, सेपरेट कर सकते हो तुम लोग, ऐसे कभी ऐसी बात नहीं करता। तो ऐसे डू नॉट ऑर्डिनरी रिफर टू, ऐसे डू नॉट ऑर्डिनरीली रिफर टू इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क सेपरेटली, ऐसे कभी भी इनकी अलग अलग वो बात नहीं करता, बट रेदर टू अ कंबाइंड असेसमेंट ऑफ द रिस्क ऑफ, वो कंबाइंड असेसमेंट की बात करता है, ठीक है। अब ऑर्डर में मेक सेपरेट और कंबाइंड असेसमेंट, ऑर्डर चाहे तो सेपरेट असेसमेंट भी कर सकता है, कंबाइंड असेसमेंट भी कर सकता है, ठीक है। तो यहां तक बात खत्म हो गई। ऐसे डू नॉट ऑर्डिनरीली रिफर टू, डू नॉट ऑर्डिनरीली रिफर टू इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क सेपरेटली, बट रेदर टू अ कंबाइंड असेसमेंट ऑफ द रिस्क, वो कंबाइंड असेसमेंट की बात करता है। फिर बोलता है ऑर्डर कुछ भी कर सकता है, यहां पर ये बात खत्म हो गई। अब ये दूसरी बात कर रहे हैं कि रिस्क का जो असेसमेंट है वो किसी भी फॉर्म में करो, तुम लोग किसी भी फॉर्म में एक्सप्रेस कर दो उसको, ठीक है। वो तुम लोग एक्सप्रेस कर सकते हो क्वांटिटी टर्म में, ठीक है, जैसे परसेंटेज में, या फिर नॉन क्वांटिटेटिव टर्म यानी कि क्वालिटेटिव टर्म में कर सकते हो, ठीक है। तो तुम लोग रिस्क को असेस कर सकते हो क्वांटिटेटिव टर्म में या फिर क्वालिटेटिव टर्म में। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है इतना परसेंट है या इतना परसेंट है, क्वांटिटेटिव, ठीक है। एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ नंबर, नंबर के फॉर्म में जो होता है उसे क्वांटिटेटिव बोलते हैं, ठीक है। या फिर हायर है या लोअर है या मीडियम है, वो नॉन क्वांटिटेटिव हो गया। तो कैसे भी कर सकते हो, मना तो नहीं किया इसने, ऐसे ऐसा कोई नहीं बोला तुम्हें कि तुम परसेंटेज में ही करना, हाई मीडियम लो मत करना, हाई मीडियम लो भी कर सकते हो, समझ गए। क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव समझ गए। तो रिस्क का जो असेसमेंट है वो तुम एक्सप्रेस कर सकते हो क्वांटिटेटिव टर्म में और नॉन क्वांटिटेटिव टर्म में। क्वांटिटेटिव टर्म के अंदर परसेंटेज आती है, ठीक है। एप्रोप्रिएट, देखो ऐसे किसकी बात करता है, एप्रोप्रिएट रिस्क असेसमेंट की बात करता है, ठीक है। एप्रोप्रिएट रिस्क असेसमेंट, रिस्क असेसमेंट बिल्कुल सही होना चाहिए, ये ज्यादा जरूरी है डिफरेंट अप्रोच से। इस चीज से मतलब नहीं है कि तुम परसेंटेज में कर रहे हो, क्वांटिटेटिव कर रहे हो, क्वालिटेटिव कर रहे हो, इससे मतलब नहीं। तुम भले क्वांटिटेटिव करो चाहे क्वालिटेटिव करो, जैसे भी करो, मगर एप्रोप्रिएट करो, समझ में आई बात। क्वालिटेटिव भी कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव भी कर सकते हैं। तुम चाहे क्वालिटेटिव करो चाहे क्वांटिटेटिव करो, जो भी करो एप्रोप्रिएट करो। ऐसे को एप्रोप्रिएट से मतलब, डिफरेंट अप्रोच से मतलब नहीं है। तो यही बोल रहा है, एप्रोप्रिएट असेसमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन डिफरेंट अप्रोच, ठीक है। एप्रोप्रिएटनेस अप्रोच से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एप्रोप्रिएटनेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन अप्रोच, अप्रोच से इंपॉर्टेंट एप्रोप्रिएटनेस है, ठीक है। तुम कौन सा अप्रोच यूज कर रहे हो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एप्रोप्रिएट, समझ गए बात। चलो, तो कंबाइंड असेसमेंट के अंदर हम लोग पढ़े, एक मिनट, कंबाइंड असेसमेंट के अंदर अपन लोग पढ़े कि ऐसे ऑर्डिनरी डू नॉट रिफर टू इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क सेपरेटली, वो सेपरेटली बात नहीं करता, ठीक है। वो बट रेदर असेसमेंट, हाँ, और रिस्क, हाँ, सेपरेट कंबाइंड असेसमेंट की बात करता है, ठीक है। कंबाइंड असेसमेंट ऑफ रॉन्ग, रॉन्ग का कंबाइंड असेसमेंट की बात करता है। ऑर्डर चाहे तो सेपरेट भी कर सकता है और कंबाइंड भी कर सकता है, ऑर्डर चाहे तो कोई सा भी कर सकता है, ठीक है। फिर बोलता है कि हम लोग जो असेसमेंट है उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं क्वांटिटी टर्म में और नॉन क्वांटिटी टर्म में। क्वांटिटेटिव का एग्जांपल दिया है सच परसेंटेज, ठीक है। लेकिन एप्रोप्रिएट रिस्क असेसमेंट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिफरेंट अप्रोच से। एप्रोप्रिएटनेस जरूरी है अप्रोच के कंपेयर में, ठीक है। कोई डाउट है क्या?
चलो ये पॉइंट हो गया खत्म, 2 बन लिया भाई अपन ने, ठीक है। नहीं पागल हो गया। पहला अपन ने पढ़ा, 2 पॉइंट अपन ने पढ़े रिस्क के बारे में। पहला अपन ने पढ़ा मैटर ऑफ जजमेंट है, इन्फॉर्मेशन एविडेंस पे भी बेस होता है और जजमेंट के ऊपर भी बेस होता है, ठीक है। रेदर देन मैटर केपेबल ऑफ प्रिसाइज मेजरमेंट, प्रिसाइज मेजरमेंट नहीं होता है, ठीक है। दूसरा अपन ने देखा कि ऐसे कभी भी सेपरेट असेसमेंट की बात नहीं करता, डू नॉट ऑर्डिनरी रेफर टू इनहेरिटेड और कंट्रोल सेपरेटली, बट रेडर पूरा कंबाइंड असेसमेंट की बात करता है, ठीक है। फिर यहाँ कुछ छोटे मोटे इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। पहला इलस्ट्रेशन दे रखा है कि भाई एक XYZ लिमिटेड इज एंगेज इन द बिजनेस एंड रनिंग सेवरल स्टोर्स डीलिंग इन वैरायटी ऑफ आइटम्स, कई सारे आइटम में डील करता है, जैसे रेडीमेड गारमेंट हुआ, ऑल सीजन शूज़, गिफ्ट आइटम, वॉचेस एक्सेट्रा, कई सारे आइटम। जब भी कई सारे आइटम होते हैं ना, उसमें इनहेरेंट रिस्क होता है 2-3 प्रकार के, जैसे मैं तुम्हें 2 बता देता हूँ। एक होता है कि मिस अप्रोप्रिएशन का, क्योंकि छोटी मोटी आइटम है, कोई भी चोर चुरा के ले जाए, एम्प्लॉय वगैरह उठा कर ले जाए, ठीक है। और एक रिस्क होता है वैल्यूएशन का, मिस क्लासिफिकेशन का। एक होता है मिस अप्रोप्रिएशन का और एक होता है मिस क्लासिफिकेशन, ये इनहेरेंट रिस्क है छोटी मोटी आइटम के अंदर और वाइड वैरायटी के अंदर। वाइड वैरायटी होती है, क्या होती है? वाइड वैरायटी, वाइड रेंज ऑफ वैरायटीज, ठीक है। जैसे तुम मार्ट वगैरह देखते हो, मार्ट, उसमें भाई कपड़े भी होते हैं, ये भी होता है, वो भी होता है, सारी आइटम भर रखी होती है, शूज़ भी होते हैं, गिफ्ट आइटम भी होती है, वॉचेस भी होते हैं, ठीक है, और ग्रोसरी आइटम भी होते हैं, सारे खाने पीने का हर चीज़ होती है मार्ट वगैरह के अंदर। तो वहाँ रिस्क होता है चोरी वगैरह होने का, मिस एप्रोप्रिएशन का, और एक रिस्क होता है मिस क्लासिफिकेशन का, थोड़ा बहुत इधर उधर क्लासीफाई कर दिया, आइटम को गलत लिख दिया, ठीक है। तो उस केस में फिर क्या होता है, वैल्यूएशन गलत हो जाती है। तो मिस क्लासिफिकेशन से वैल्यूएशन गलत हो जाएगी। अब वैल्यूएशन गलत हो जाएगी तो अपना अपना मैटर है या नहीं है, ठीक है। अपन इसको कवर करते हैं नहीं है, करते ना कवर। चोरी वगैरह हो जाए, तो चोरी हो रही तो होने दो ना, अपन को क्या मतलब है। बेटा चोरी हो जाएगी तो तुमने कहा है स्टॉक 5 लाख है, तो एग्जिस्टेंस वाला एग्जिस्टेंस गलत हो जाएगा ना, समझे। तो चोरी भी अपने सब्जेक्ट मैटर में आती है नहीं आती, एग्जिस्टेंस गलत हो जाएगा उससे। तो ये कह रहा है ये लोग कई सारे आइटम रखते हैं, मगर ये लोग सिक्योरिटी टैग लगाते हैं ऑन ईच एंड एवरी आइटम। मोरओवर इन्वेंटरी रिकॉर्ड आर फिजिकली वेरीफाइड भी होता है मंथली बेसिस पे। अभी एक जगह गया था, नाम नहीं लूँगा उस जगह का मैं, तो वहाँ पर कपड़े वगैरह थे, शूज़ वगैरह थे, बच्चों के खेलने के खिलौने थे, सॉफ्ट टॉयस वगैरह पड़े थे, छोटे छोटे टेडी बियर वगैरह ऐसा, ठीक है। तो हम लोग कपड़े ले रहे थे बच्चों के, जगह का नाम नहीं बताऊंगा, आइनॉक्स आलू वालिया में, वो आलू वालिया मॉल में, ठीक है। तो बच्चों के कपड़े ले रहे थे, अच्छी रेंज में मिलते हैं। तो वहाँ पर क्या, कपड़े वगैरह लिए, बिलिंग कराई, और बिलिंग करा के जब हम निकले, ठीक है, तो बिलिंग करा के जब हम निकले तो हम लोग नीचे उतर रहे थे, ठीक है। अब तो समझ गए मैं नीचे की बात नहीं कर रहा, पेंटालून की मैं ऊपर की बात कर रहा, ठीक है। तो मैं नीचे उतर रहे थे जब हम, तो मेरे लड़के के हाथ में सॉफ्ट टॉय था, मैंने लिया, मैं कहाँ से लिया, वहाँ से उठा लिया, मैं लिया, मैं देके गया, वहाँ पर देने गया, मैंने कहा ये लो पकड़ो और याद रखा करो बच्चा लेके निकल रहा है, वापस आना पड़ा देने के लिए। फिर देकर आया, दिया। अब फिर मैं गया वापस, मैं उतर रहा सीढ़ी पे, तो मेरी बेटी मेरे आगे थी, वाइफ के साथ थी, चल रही थी वाइफ मेरी, मस्त बातें याद करते करते, हाँ और बढ़िया ये वो, हाथ में उसके नीचे उतर गया, उसके हाथ में फिर चढ़ा मैं, और सीढ़ियाँ नीचे उतरने वाली, उसमें चढ़ रहा हूँ मैं पागल की तरह, भग रहा हूँ भाई, भग रहा हूँ। वो लेकर, मैंने कहा भाई ये एक और ले गए थे क्या? अबे मैंने कहा ध्यान तो रखो, बार बार यही करते रहेंगे क्या? मैं कहा हम तो निकल गए, ध्यान ही नहीं बच्चों के पास कुछ होगा, सॉफ्ट टॉय लोग निकल गए दोनों एक एक। कब से कह रहे थे पापा ये ले, मैंने कहा अभी हाथ में रहने देता हूँ, अभी छिड़ूंगा ना इससे तो क्या होगा, अभी नोटंकी करेंगे, पूरा शॉपिंग बिगाड़ेंगे। तो मैंने कहा हाँ बेटा, ले लेंगे। मैं पहले कुछ भी नहीं बोलता, मैंने कहा एंड होगा जब अंत आएगा, तो अंत में क्या अंत में तो अबे उसकी शॉपिंग करने गए थे बच्चों की, बिना मतलब उठा रहे, घर में इतने सारे पड़े, उसके तो तोड़ फोड़ दिया उन लोगों ने। घर घर खेलते थे मेरे बच्चे, घर ले आया मैं शानदार मस्त बड़ा सा, मैं कहा लो बनाओ, वायर वो दो जोड़ करके घर बना दिया पूरा उनके लिए। मैं कहा लो खेलो, और याद है सस्ता घर भी लाया, लाइट वाला, लाइट वाइट भी लगाई उसके अंदर, लाइटिंग करी पूरी घर के अंदर। क्या करते थे, प्लो लेते थे, प्लो उससे घर बनाते थे ऐसा। मैंने कहा मेरे बच्चे बेचारे प्लो से खेलते हैं, इनके लिए घर लाऊंगा मैं। घर लेकर आया इनके लिए, शानदार मस्त बनाया मैंने घर, वहाँ पर
समझ गया तुमने, टेंट हाउस, मस्त अंदर बैठ के खेलते हैं। और याद है खाना हम सब साथ में खाते हैं, तो बोले खाना भी हमें उसमें ही दो, तो उसको उसमें खाना देते भाई साहब अंदर रूम में। बोलते रात को हम यही सोचेंगे, बेटा मेरा गर्मी बहुत ज़्यादा है, कूलर नहीं है तेरे घर में रात को तू बाहर सो जा तो रात को बाहर निकाल उन दोनों को। इतना भाई साहब पागल हो गए। दूसरे दिन स्कूल से आए जैसे ही भाई पागल, घर के अंदर सीधा आते घर में, मैं नहा दो तो ले, खाना तो ले, नहीं मैं तो घर में रहूँगा। इतना प्यार भाई साहब। 2 दिन हो गए, 2-3 दिन, अब हो गया घर पुराना। अब मेरा बच्चा उसमें कर रहा है एक्सरसाइज, डिप्स लगा रहा है, उसमें पकड़ के लटक रहा है, उसमें तोड़ दिया तार उसका, वो जॉइंट तोड़ दिया पूरा, लेकर के पूरे घर को फेंक दिया मैंने, हटाओ। 3 दिन के बाद तो फेंक दिया मैंने उसको, 14 दिन तो दिखाई नहीं मेरे घर पे, फेंक दिया। फेंक मतलब घर से निकाल दिया उसको, कचरे में तोड़ दिया घर को। क्या करो अभी, सॉफ्ट टॉय उठा रहा है, सॉफ्ट टॉय को तोड़। 1-2 दिन तो खेला प्यार से, मेरा बेटा मेरे पास सुलाऊंगा, ऐसे ऐसे करके मेरी बेटी उसको चद्दा वगैरह उड़ा के सुलाती है सॉफ्ट टॉय को 1-2 दिन। उसके बाद तो भाई साहब सॉफ्ट टॉय का खून करते हैं लोग, रखते भी नहीं बाकी, ऐसी हालत। तो 2 सॉफ्ट टॉय उठा रहे हो, बस उठाकर बाहर निकल गए, ठीक है। और चलो ईमानदारी अपने अंदर बाकी है, मुझे पता है बेईमानी का कोई मतलब आया नहीं उसको लेकर, और लेना भी नहीं चाहिए ऐसा कभी, ठीक है, क्योंकि 1-1 रुपये का हिसाब देना पड़ता है, ये मेरे को याद है। आज लेकर चला भी जाऊँगा घर पे तो उसका हिसाब तो बाकी रहेगा, वो तो देना ही पड़ा कैसे भी मेरे को, ठीक है। और वो हिसाब बहुत ख़राब तरीके से देना पड़ता है, ठीक है। इसलिए 1 रुपये की चीज़ लो ही मत, लो ही मत भाई। गलती से तुम्हें 100 रुपया लेना है, किससे, तुमने 200 का नोट दिया उसको 100 देना था, उसने गलती से 150 दे दिए, खुशी नहीं हमें 150 दे दिए, पागल है मस्त मजा आ गया। अरे उसको दे दो वापस 50 रुपये भाई, ठीक है। अपन दो, ईमानदारी से कमाओ, ईमानदारी से खाओ, ठीक है। 1 रुपया भी गलत तरीके से निकलेगा नहीं। चलो आ जाओ। अब ये देखो क्या हुआ, ये तो तुम्हें एग्जाम्पल भी बता दिया, फैक्ट। अभी थोड़ा टाइम पहले की बात बता रहा हूँ, ठीक है। मूवी देखने गए थे खेल में, शॉपिंग कर रहे थे उस टाइम पे, तो रिसेंटली बात बता रहा हूँ अभी। तो भाई वो लेके निकल गए दोनों टॉय। अब तुम समझो, जब मेरे बच्चे लेके निकल सकते हैं और मैं वॉचमैन के सामने ही घूम रहा हूँ, उसको लेकर जा रहा हूँ, उसको दे रहा हूँ, एम्प्लॉय को दे रहा हूँ, तो एम्प्लॉय को भी पता पड़ गया होगा कि तो आराम से लेके निकल रहे, ठीक है। तो मिस एप्रोप्रिएशन कोई बड़ी बात है क्या? तो बहुत चांसेस होते हैं छोटे मोटे सामानों के अंदर मिस एप्रोप्रिएशन। तो देखो ये कह रहा है टाइप्स ऑफ रिस्क बताओ, इनहेरेंट, डिस्कस द टाइप्स ऑफ इनहेरेंट कंट्रोल और डिडक्शन रिस्क। इनहेरेंट तो क्या है, आइटम में हैव बीन मिस एप्रोप्रिएटेड बाय एम्प्लॉय। हो सकता है आइटम एम्प्लॉय मिस एप्रोप्रिएट कर दे, छुपा लेकर चले जाए, ठीक है। देयरफॉर रिस्क ऑफ द ऑर्डर इज दैट इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स वुड बी, साथ में तुम एक और लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मिस क्लासिफिकेशन का उसमें लिख दिया है मैंने। द वाइड रेंज ऑफ आइटम इंक्रीज द इनहेरेंट रिस्क ऑफ मिस क्लासिफिकेशन और वैल्यूएशन एरर। ये नोट्स तुम्हें देता हूँ ना, उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। चलो कंट्रोल रिस्क। अब कंट्रोल रिस्क क्या है कि देखो इन्होंने सिक्योरिटी टैग लगाया, सिक्योरिटी टैग लगा रखा है, ठीक है। साथ में इन्वेंटरी रिकॉर्ड को फिजिकली वेरीफाई भी करते हैं। 2 कंट्रोल है इसमें, 2 कंट्रोल। उसके बाद भी हो सकता है कंट्रोल ओवरराइड हो जाए, कल्यूशन हो जाए, ठीक है। अब देखो चेक करने वाला बंदा बाहर वॉचमैन खड़ा है, अब कोई एम्प्लॉय वॉचमैन के साथ दोनों मिलकर कॉल्यूट कर ले, बोले वॉचमैन से यार तू अपन ये ले जाएंगे, थोड़ा तू रखना, थोड़ा मेरे को पकड़ना मत, ठीक है। वो बंदा देखे ही ना, वो वाला मशीन से नहीं होके जाऊंगा मैं, तो मुझे कुछ कहना ही मत। वो बोला हाँ ठीक है ठीक है, वो लेके गायब हो जाए, तो कल्यूशन कंट्रोल को ओवरराइड कर देता है। हाँ बेटा बोलो, हाँ तू ही बता बेटा। हाँ 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 लड़का कह रहा है कि इसका बिल बना 1000 का, ठीक है, सॉरी बिल में इसका 3000 का बिल बनना था, इसका 500 रुपया बिल दिखा रखा था। अब ये जब बाहर गया तो सिक्योरिटी उसे चेक भी करता है, वो ऐसा उठाकर, तो क्या करता है अगर वो ढंग से चेक नहीं करेगा ना, तो बेटा इससे भी कंट्रोल को ओवरराइड करना बोलते हैं। ये 2 बच्चे गए थे हमारे वी-मार्ट, और सॉरी नाम नहीं लेना यार किसी का भी, ये कहीं किसी मार्ट में गए थे, ये मार्ट नहीं था, ये तो गलत नाम ले लिया मैंने, सही नाम लूंगा नहीं मैं। तो ये मार्ट में गए थे किसी, 2 लड़के हमारे यहाँ के, ये वहाँ टी शर्ट पहनकर आ गए। ऐसा नहीं करना, तुम्हारे हाथ जोड़ लो, ऐसा नहीं करना, ये गलत काम है, ठीक है। अब से मत करना, अगर अभी हो गए तुमसे ऐसी गलतियाँ,
अब से मत करना। इवन के किसी का वाईफाई चुरा के चलाना भी चोरी कहलाता है, पता है तुम्हें बात? हाँ, चोरी कहलाता है। ये प्रोडक्ट नहीं है, सर्विस तो है। हाँ देखो मेरी बात सुनो, मेरा काम है तुम्हें बताना, मानना ना मानना तो तुम्हारे ऊपर है। एज पर योर प्रोफेशनल जजमेंट अगर तुम्हें लगता है वाईफाई चलाना चोरी नहीं है तो तुम मस्त चलाओ, लेकिन ज़्यादा मेरा मानना है कि वाईफाई एक सर्विस है, ठीक है, जिसको तुम हमारे से पूछे बिना ले रहे हो तो मेरा चोरी है, पूछ के लेते हो तो चोरी नहीं, हम अलाउ कर रहे थे, चलो आ जाओ, क्या बाकी तुम्हारी मर्जी। ये सिक्योरिटी टैग लगा दिया, सब कुछ कर दिया, कंट्रोल लगा दिए, डिस्पाइट वेरियस कंट्रोल बीइंग इंप्लीमेंटेड एट स्टोर। देखो इसके आंसर को देखो क्या है, ये सिर्फ मन की बातें, जज्बाती बातें, भावुक बातें करता है, समझे? ये तुम्हें ऐसे कहता है कि भले कंट्रोल लगा दिए मगर रिस्क तो है। मैं क्या बोलता हूं, मुझ में और इसमें क्या फर्क है? ये कहता है भले इसने कंट्रोल लगा दिए मगर रिस्क तो है। अब मैं तुम्हें वो रिस्क को डिस्क्राइब करके बताता हूं कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, बस ये फर्क है हम दोनों में, समझ रहे हो? ये सिर्फ क्या बताएगा कि कंट्रोल लगा दिया ना तो डिस्पाइट वेरियस कंट्रोल, ये बोलेगा, ये ऐसे बोलेगा, दो कंट्रोल लगाए ना ऊपर, एक सिक्योरिटी टैग वाला और एक फिजिकल वेरिफिकेशन वाला, ये दोनों कंट्रोल है। फिजिकल वेरिफिकेशन से पता पड़ जाता है कुछ गायब तो नहीं हुआ। डिस्पाइट वेरियस कंट्रोल बीइंग इंप्लीमेंटेड एट स्टोर, स्टिल कल्यूजन अमंग एम्प्लॉयज मे बी देयर एंड रिस्क टू ऑर्डर वुड अगेन बी दैट इन्वेंटरी रिकॉर्ड वुड बी, ये रिस्क हो सकता है कि इन्वेंटरी रिकॉर्ड क्या हो, इनएक्यूरेट हो, कल्यूजन कर जाए एम्प्लॉय, ठीक है? तो ये भी वही बोलता है जो बात मैं बोल रहा हूँ, बस मैं तुम्हें थोड़ा समझा के एग्जाम्पल के साथ बताकर बोल, ठीक है? डिडक्शन रिस्क क्या होगा? ऑर्डर सारे प्रोसेसर परफॉर्म, ऑर्डर प्रोसेसर भले अच्छे से करे परफॉर्म, कुछ भी हो, ऑर्डर चेक द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ वेरियस कंट्रोल, सब चेक किया उसने, कंट्रोल की एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस चेक किया, टेस्ट ऑफ कंट्रोल की बात कर रहा है, अब टेस्ट ऑफ डिटेल की बात करेगा। ही वुड डू दैट बाय मेकिंग ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, ये यहाँ तक है टेस्ट ऑफ कंट्रोल की बात, यहाँ तक कि उसने टेस्ट ऑफ कंट्रोल किया और ऐसे किया, ऐसे किया। फिर बोलता है इन एडिशन टू दिस ऑर्डर वुड ऑल्सो एम्प्लॉय सैम्पलिंग टेक्निक टू चेक, ये टेस्ट ऑफ डिटेल, ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल, ये टेस्ट ऑफ डिटेल, TOC TOD। हाउएवर ये सब करने के बाद भी डिस्पाइट ऑल दिस प्रोसेस द ऑर्डर मे नॉट डिटेक्ट द आइटम विच हैव बीन स्टोलन, और वो डिटेक्ट ना कर पाए। अ पार्टनरशिप ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ST एंड एसोसिएट, समझ गए ना, 3 रिस्क बता दिए बंदे। A partnership firm of chartered accountant ST and associate was appointed to the audit of the books of Wind and Ice Limited। वाह, कंपनी का नाम है Wind and Ice, बहुत अच्छा नाम है। There was a risk that ST and associate would give an appropriate opinion। हो सकता है ये लोग inappropriate opinion दे दे, ये कौन सा रिस्क है? पागल है बिल्कुल, ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम, खुद ही बता रहा, डेफिनेशन देके बोला कौन सा रिस्क है। आ जाओ, V&T प्राइवेट लिमिटेड स्टार्टअप, ये स्टार्टअप है, अभी बिजनेस स्टार्ट हुआ है, नया बिजनेस है, स्टार्टअप। Engage in providing holistic solution to problem of paddy stubble burning, mainly catering to need of farmers of north western India। बेटा ये प्रॉब्लम ऑफ पैडी स्टबल बर्निंग क्या होता है? हाँ, और चावल से जो चावल निकलता है ना, उसके बाद जो बच जाता है, वो जिसमें चावल निकलता है उसे पैडी बोलते हैं, उसको जलाते हैं ये लोग किसान। तो इस प्रॉब्लम के लिए ये लोग कुछ सॉल्यूशन लेकर आए भाई, ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, ये सॉल्यूशन का ही स्टार्टअप है इस प्रॉब्लम के लिए, पैडी स्टबल बर्निंग के लिए, ठीक है? हरियाणा वगैरह, पंजाब हरियाणा में ज़्यादा है ना, तो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, ड्यू टू इंपॉर्टेंस गिवन बाय द गवर्नमेंट टू दिस इशू, कंपनी हैव एंटर्ड इन द मार्केट इन द पास्ट फ्यू ईयर्स। सरकार ने इसको बहुत इंपॉर्टेंस दी है, तो काफ़ी सारी कंपनी आ गई मार्केट में, ठीक है? मैनी ऑफ दिस कंपनी हैव नॉट बीन सक्सेसफुल, अधिकतर कंपनी सक्सेस हो ही नहीं पाई, यानी इसमें रिस्क, बिजनेस रिस्क, हाँ, और बिजनेस रिस्क ज़्यादा है, इनहेरेंट रिस्क भी। बेटा स्टार्टअप अगर ढंग से नहीं चलेगा तो तुम्हें पता है स्टार्टअप को फंड रेजिंग के लिए ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? तो स्टार्टअप अच्छे से नहीं चलेगा तो जानबूझ के अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए वो रेवेन्यू वगैरह बढ़ाकर दिखाएगा, तो फेलियर बिजनेस रिस्क है। मे इन्फ्लुएंस इनहेरेंट रिस्क, पढ़े थे इनहेरेंट रिस्क के अंदर, एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस डेट राइज बिजनेस रिस्क मे इन्फ्लुएंस इनहेरेंट रिस्क। तो बिजनेस रिस्क बहुत ज़्यादा रिस्क है, बिजनेस रिस्की बिजनेस है। अ कंपनी डिवाइस कंट्रोल इन्वेंट्री और पेरिशेबल, भाई एक कंपनी की इन्वेंट्री पेरिशेबल नेचर की, तो उसने क्या बहुत अच्छा एनवायरनमेंट बनाया है, पेरिशेबल नेचर की है तो एनवायरनमेंट उसने बहुत अच्छा बनाया है, मतलब ठंडा रखने की जगह पे
ठंडा होना चाहिए एनवायरनमेंट, मान लो तो उसने पूरा ठंडा ऐसा एनवायरनमेंट बना रखा है, टेम्परेचर अच्छा से मेंटेन कर रखा है ताकि माल सड़ ना जाए, जल्दी सड़ने वाला माल है, ठीक है। 2 लोगों को रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी मॉनिटर करने की एनवायरनमेंट कि भाई तुम मॉनिटर करते रहना, ठीक है। यूजिंग सेंसर पकड़ा दिया उनके हाथ में, उनको बोला टेम्परेचर वगैरह बार बार चेक करते रहना, कोई प्रॉब्लम आए तो हाथों हाथ बताना हमें क्योंकि माल सड़ जाएगा पूरा, ठीक है। एंड टू रिपोर्ट द डेविएशन, डेविएशन को रिपोर्ट भी करना। अब हो सकता है वो सेंसर वो लोग चेक ना करें, ठीक है, हो सकता है चेक करके रिपोर्ट ना करें, चेक तो कर लिया मगर रिपोर्ट ना करें। अब तुम समझो चेक कर लिया मगर रिपोर्ट नहीं करोगे तो उससे क्या मतलब आया, ठीक है। तो ये क्या है यहाँ पर, आइडेंटिफाई द कंपोनेंट ऑफ रिस्क, कंट्रोल रिस्क। Shri Food Private Limited is engaged in the manufacturing of garlic bread. The auditor of the company have planned audit procedure in respect of recognition of revenue of the company. Despite that, there is a possibility that misstatement the revenue recognition are not identified. वो प्लान कर रहा है प्रोसीजर मगर हो सकता है आइडेंटिफाई ना कर पाए, आइडेंटिफाई ना कर पाए मतलब डिटेक्ट ना कर पाए। बचकाना यार, पढ़ना क्या लाइन लिखी है इसने, डिटेक्शन की डेफिनेशन लिख देगा और बता देगा भाई ये ना आइडेंटिफाई करना डिटेक्शन इसमें आता है, ठीक। कल पढ़ेंगे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर ऐसे 315। आज के लिए बाबा टेक केयर, आपका दिन मंगल में।